हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिशन मजनू मूवी को शॉर्ट में। एक रियलिटी बेस्ड जो है ये स्टोरी है। स्टोरी की शुरुआत तो हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही। अमेरिका जीत गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट वो जीता था एक न्यूक्लियर बम के बेसिस पे। न्यूक्लियर बम उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, जिसकी वजह से वो जीत गया था। बट एक साइन बन गया था कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर बम होगा वही सबसे पावरफुल कंट्री होगी, और तब से हर कंट्री एक रेस में लग गई कि सबको न्यूक्लियर बम बनाना है। देन 1971 में पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार हारा था, और अब पाकिस्तान के अंदर एक जुनून था, उसे किसी की भी तरीके से इंडिया से बदला लेना है। और बदला लेने का उसे एक ही रास्ता मिला कि वो जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सके। बट इन सब चीज़ों के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं थी। बट इंडिया के पास एक ट्रम्प कार्ड था, जिसे हम कहते हैं रॉ। और के.एन. रॉ जो चीफ है रॉ के, वही ये स्टोरी हमें सुना रहे हैं। एक ऐसे सच्चे योद्धा की, ऐसे रॉ एजेंट्स की जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, और वहाँ से जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस हैं वो दिल्ली तक पहुँचाते हैं। वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा या मारपीट ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बस जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो इंडिया तक पहुँचाते हैं। मतलब देश से दूर रहकर भी देश की सेवा करते हैं। तो ऐसे वॉरियर की ही मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी की शुरुआत अब हो जाती है एक मस्जिद से, जहाँ पर नमाज चल रही है। वहीं पर तारिक आके मिलता है एक अनवर से, और अनवर से कहता है, मियाँ आपने कहा था कि मेरी थोड़ी जॉब की आप बात करोगे। मैं ना औरतों के सलवार कमीज सिलते सिलते थक गया हूँ, मुझे भी एक कोई मोमिन अंकल हैं उनसे बात कर लीजिए, ताकि मैं भी मिलिट्री की ड्रेसेस सिल सकूँ, क्योंकि मैं औरतों से मोल भाव करते करते थक गया हूँ। तो वो अनवर होता है, वो कहता है कि देखता हूँ मैं बात करके, वैसे उन्हें ज़रूरत नहीं है। बट जो काजी साहब होते हैं उनकी रिक्वेस्ट पे अनवर कहता है ठीक है, तुम कल आ जाना, तुम्हारा टेस्ट वगैरह होगा, अगर उन्हें अच्छा लगा तो तुम्हें रख लेंगे। तो नेक्स्ट डे तारिक जो है पहुँच जाता है मोमिन अंकल के पास। वो उसका टेस्ट लेते हैं कि जरा बाजू काट के दिखाओ, सिलाई करके दिखाओ, और वो दिखा देता है। वो ये सब काम कर ही रहा होता है, तभी सामने से दो लड़कियां जो हैं हंस रही होती हैं, और उसकी नज़र तारिक की उधर चली जाती है। उनमें से एक लड़की का नाम है नसरीन, जिसको देखकर तारिक थोड़ा सा मदहोश हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तभी जो एक साथ में लड़का होता है वो बताता है कि ये मोमिन अंकल की भांजी है, और अंधी है, जन्म से ही अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब से ही तारिक और नसरीन की जो है यहाँ पे लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तारिक नसरीन को बहुत फॉलो करता है, उसको फिर धीरे धीरे दोनों बातें करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। अब एक दिन नसरीन के फादर को तारिक के बारे में पता चल जाता है कि तारिक किस तरीके से नसरीन के पीछे लगा हुआ है या उससे प्यार करता है। तो वो उसको कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, तू तेरी औकात ही क्या है कि तू मेरी लड़की से प्यार करेगा या मेरी लड़की पे डोरे डालेगा। तो सीधा जो है तारिक बोल देता है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। नसरीन भी कहती है कि मुझे तारिक से ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता, और मम्मी यानी उसकी मदर नहीं होती है नसरीन की, वो कहते हैं कि अब वो मम्मी के जाने के बाद मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ, मुझे पता है, और तारिक से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, तो आप भी मान जाओ। मोमिन अंकल के कहने पर भी जो नसरीन के फादर हैं वो मान जाते हैं, एंड देन दोनों की शादी हो जाती है। देन आ जाता है 1974। 18 मई 1974 में इंडिया पोखरन में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करती है, और वो टेस्ट पूरे देश को हिला देता है, और पाकिस्तान में भी इसकी हलचल देखने को मिलती है। जैसे ही वो पोखरन में टेस्ट करते हैं इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब, तभी ISI हेडक्वार्टर्स में इस्लामाबाद में तहलका मच जाता है। वहाँ पे अफरा तफरी हो जाती है कि अब इंडिया ने हमसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर दिया, तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तभी ISI चीफ सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचते हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है, एंड देन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि अब हमें भी जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा, और हमें उसका टेस्ट सीधा इंडिया पे करना होगा। तो पूरी जो कमेटी बैठी होती है वो कहती है कि हम कहाँ से इतना बेस्ट साइंटिस्ट लेके आए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा बेस्ट साइंटिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तभी एक मेंबर सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम AQ खान को बुला कर लाएं। AQ खान सबसे डेंजरस साइंटिस्ट था उस टाइम का, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही चलता था, और वो किसी की भी नहीं सुनता था। उसको सिर्फ रिजल्ट से मतलब था, लॉ ब्रेक हो रहे हैं या कुछ भी ब्रेक हो रहा, उससे उसे कोई भी मतलब नहीं था। ISI चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि उसको लाना खतरे से खाली नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर का मानना था कि हमें एट एनी कॉस्ट, चाहे हम भूखे रह लें या हम घास फूस पे रह लें, लेकिन हम न्यूक्लियर बम बनाकर ही रहेंगे, और AQ खान को बुलाया जाए। देन AQ खान को बुलाया जाता है, वो दूसरी कंट्री में रहता है, वहाँ से उसे बुलाया जाता है, और बहुत ही अच्छा उसका वेलकम किया जाता है, क्योंकि वही एक ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के पास, और एक वही रास्ता है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। AQ खान अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है, उसकी वाइफ और 2 बच्चे, और उनको बहुत ही अच्छा लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। उस टाइम पे ये 1974 की बात है, और वेस्टर्न टॉयलेट्स हर जगह नहीं होते थे, बट AQ खान की फैमिली को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने उसका अरेंजमेंट भी कराया था, जिसकी वजह से जो AQ खान की वाइफ है वो काफ़ी खुश हो गई थी, और काफ़ी अच्छे से वो लोग रह रहे थे। अब पाकिस्तान ने एक एरिया डिसाइड किया, और इस पूरे कह सकते हैं प्रोजेक्ट को सीक्रेट
सीक्रेट किया। 706 इस प्रोजेक्ट का नाम था और इसको सीक्रेट कहा गया। इसको कोई जगह किसी को डिस्क्लोज नहीं की गई थी और वहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम स्टार्ट किया। अब पाकिस्तान को फंडिंग की जरूरत थी, तो जो गद्दाफी उस टाइम का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, पूरी दुनिया उसे टेररिस्ट मानती थी, बट पाकिस्तान का वो क्लोज फ्रेंड था और 500 मिलियन का उसने फंडिंग किया था पाकिस्तान को। एंड पाकिस्तान ने और भी इलीगल तरीकों से स्मगल किए थे कंपोनेंट्स जो भी उसे चाहिए थे, जो बैंड थे यूरोपियन मार्केट में, वो स्मगल किए गए थे डिफरेंट रूट से। और ये सारा प्रोसेस उन्होंने इलीगल तरीके से किया था। एक तरफ तो पाकिस्तान अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो पीएम था वो बार बार आवाज़ उठा रहा था कि इंडिया ने जो पोखरण में टेस्ट किया है वो लीगल नहीं है, वो सही नहीं है, उसको गलत करार दे रहा था बार बार मीटिंग्स में। तो दोनों ही तरीके से वो गेम खेल रहा था और बार बार पाकिस्तान का इंडिया को गलत बोलने का कि भाई उसने न्यूक्लियर बॉम्ब का जो टेस्ट है वो सही नहीं किया है, इलीगल किया। देश ने भी ये मान लिया जो बड़े लेवल पे हैं और उन्होंने भी इंडिया को बैन कर दिया था कि वो किसी भी तरीके के अपने एटॉमिक एनर्जी को अभी यूज़ नहीं कर सकता, उनको बैन कर दिया गया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान थोड़ा बहुत यहाँ भी सक्सेसफुल रहा। अब दूसरी तरफ तारिक और नसरीन की जो लाइफ है काफ़ी अच्छी चल रही थी। नसरीन प्रेग्नेंट थी, बट तारिक को बार बार कुछ ना कुछ याद आता रहता था बिकॉज उसके फादर जो है देशद्रोही निकले थे और वही वो चीज़ें दिमाग में सोचता रहता था। अब इंडिया में जो आर.एन. काओ है, रॉ के चीफ, वो पीएम से मिलने जाते हैं। उस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी और उनको बताते हैं कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी पूरी कर चुका है। हमें अपनी रिपोर्ट्स में पता चला है कि उसने बैंड मार्केट से यूरेनियम लिया है और काफ़ी उसे फंडिंग भी मिल गई है, बट हमें लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कहाँ पर बना रहा है और हमें वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उससे पहले उसकी फैसिलिटी को न्यूट्रलाइज करना होगा, वरना वो हमारे लिए खतरा होगा। तो जो पीएम होती हैं वो ऑर्डर दे देते हैं कि आपको जैसा सही लगता है वैसा कीजिए। देन जो चीफ है रॉ के काओ, वो कहते हैं कि मैंने अपना बेस्ट पर्सन वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है एज अ रॉ और वही ये काम अच्छे से संभालेगा। अब यहाँ पर जो तारिक और नसरीन हैं वो अपने फादर के घर आते हैं वहाँ पर डिनर के लिए, बट जो नसरीन के फादर होते हैं वो शादी के बाद भी तारिक से इतना ज़्यादा खुश नहीं होते और उसको उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहते हैं। अब जब दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तब तारिक नसरीन को बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद नावेद के पास जाऊंगा, कुछ ऑर्डर है, दुबई से आया, मैं उसकी हेल्प कराऊंगा और नया बिजनेस स्टार्टअप करूंगा। देन नसरीन को ड्रॉप करने का वो सीधा जो मोमिन जहाँ पे वो काम करता था मोमिन की दुकान पर, उनकी दुकान बंद होती है, वो वहाँ जाता है और वहाँ पर फ़ोन कॉल करता है। एक्चुअल में वो फ़ोन इंडिया में करता है। इंडिया में जो शर्मा हेड होता है रॉ का, उनको फ़ोन करता है और वो सारी जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी हो रही है और तुम्हारा काम है उस एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढना, क्योंकि वो जल्द से जल्द वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के सीधा दिल्ली पे ही टेस्ट करेंगे, तो हमें वो लोकेशन ढूंढनी है। एक्चुअल में तारिक और कोई नहीं, एक रॉ एजेंट होता है जिसका नाम होता है अमनदीप सिंह और जिसके फादर जो है वो गद्दार निकलते हैं। इसकी वजह से जो शर्मा है वो हमेशा उसको गलत साबित करता रहता है और उसको उस पर ट्रस्ट भी नहीं होता। बट जैसा कि मैंने बताया जो रॉ के चीफ होते हैं मिस्टर काओ, उनको इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है तारिक पर, इसीलिए वो तारिक को अपॉइंट करते हैं। देन शर्मा कहते हैं कि इस मिशन का नाम होगा मिशन मजनू और इस पर तुम्हें काम करना है। और वो नेक्स्ट बता देता है कि एक और पर्सन है वहाँ पर, लोकेशन बताता है कि इस लोकेशन पर जाओगे और एक कोडवर्ड देता है कि कोडवर्ड बोलोगे तो तुम्हें एक और पर्सन वहाँ पर मिल जाएगा, हमारे ही रो एजेंट का। देन तारिक नेक्स्ट डे नेक्स्ट एजेंट से मिलने जाता है, उसका नाम होता है असलम उस्मानिया। वो उसको थोड़ा सा कैश हैंड ओवर करता है कि ये सारा कैश है, उसे गन भी देता है, बट तारिक गन नहीं लेता, कहता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कैश दे दो। एंड देन वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अब शुरू तो हो जाता है तारिक का काम। तारिक पहले तो स्टार्टिंग करता है कि कहाँ से स्टार्ट करे, लोकेशन कैसे ढूंढे, तो वो सीधा अपने दुकान पर जाता है जहाँ पर वो ड्रेसेस बनाते थे आर्मी ऑफिसर्स की। तो वहीं पर डिलीवरी आती है, मोमिन अंकल कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब की ड्रेस है, तुम इसे डिलीवर करने जाओ। तो तारिक ले जाता है डिलीवरी करने उस ब्रिगेडियर की ड्रेस को और रास्ते में उनके बटन तोड़ देता है जानकर। जैसे ही ड्रेस डिलीवर होती है वापस वो आ जाता है। वापस आने के बाद सीधा मोमिन अंकल को फ़ोन आता है कि तुमने ब्रिगेडियर साहब की ड्रेस को कैसे भेजा है, उसके दोनों बटन टूटे हुए हैं। एंड देन सीधा जो है तारिक कहता है मैं चला जाता हूँ, मैं सीधा उनके बटन वगैरह वहीं पर ठीक करके आ जाऊँगा। तो तारिक को ये मौका मिल जाता है ब्रिगेडियर से मिलने का। ब्रिगेडियर के घर जाता है, बातों ही बातों में ब्रिगेडियर से वो पूछ ही लेता है और ब्रिगेडियर के मुंह से निकल जाता है कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और हमने बाहर से साइंटिस्ट को बुलाया है और हमें भी इंडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो बातों ही बातों में बस इतना ही पता चल पाता है तारिक को, उससे ज़्यादा नहीं पता चलता। देन वो सर्च में लग जाता है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। लाइब्रेरी जाता है, कई जगहों पे सर्च करता है, न्यूज़पेपर्स रीड करता है और काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम वो शॉर्ट आउट कर लेता है। देन जब वो अपनी एक दिन वाइफ से बात कर रहा होता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो बोलती है कि अगर मुझे पता होता है कि प्रेगनेंसी में इतना टॉयलेट जाना होता है तो मैं तो माँ ही नहीं बनती। और उसकी बातों ही बातों में निकल जाता है इसीलिए जो अंग्रेज़ होते हैं वो आरामदायक टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो उसके माइंड में आ जाता है कि अगर बाहर से साइंटिस्ट आए तो ज़रूर इंग्लिश टॉयलेट पाकिस्तान में आया होगा। तो नेक्स्ट डे तारिक इसी सर्च में निकल जाता है
है कि वेस्टर्न टॉयलेट्स कहाँ पर बनते हैं, बट उसे पूरी मार्केट में कहीं भी नज़र नहीं आता, सब लोग इंडियन ही वहाँ पे सेल आउट करते हैं। तभी एक बंदा मिलता है, वो कहता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जगह मैंने ही बनाई है वो शीट, ऑन ऑर्डर बनाई थी। तो वो जगह बता देता है, तारिक को उस जगह के बारे में पता चल जाता है। तारिक थोड़ा रियल करने के लिए उसको ऑर्डर भी प्लेस कर देता है, कहता है ये लो मेरा एडवांस और मेरे लिए भी ये बना देना सीट, बट इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ एग्जैक्ट कैसी लगती है, कैसी होती है, तो आप मुझे लोकेशन बता दीजिए। तो तारिक को लोकेशन पता चल जाती है। तारिक सीधा उस लोकेशन पर पहुंचता है। वो लोकेशन पे वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन पड़ोस में एक बूढ़ी लेडी होती है, उससे बातचीत करने लगता है तारिक। देन बूढ़ी लेडी उसके थोड़ी चीज़ें बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग आए थे, अंग्रेज से मुझे लगते थे, एक मिस्टर खान उन बंदे को कहते थे, बच्चे भी थे, बीवी थी, और वो कहती है बीवी बड़ी ऐसे, मतलब थोड़े जैसे फॉरेनर्स रहते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के ऐसे रहती थी। और इस तरीके की डिटेल्स जो है तारिक को पता चल जाती है। पड़ोसी जो होते हैं उनका एक पोता भी होता है, तो उस पोते से भी थोड़ी बहुत दोस्ती जो है तारिक बढ़ा लेता है। और तारिक को ये भी पता चल जाता है कि जो मिस्टर खान आया था अपनी फैमिली के साथ, उसके बच्चे कहाँ पर पढ़ते थे। तो वो सीधा फिर स्कूल में जाता है। स्कूल में पियोन को थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देके वो रजिस्टर निकलवाता है जिसमें सारे एडमिशन डिटेल्स होती हैं, और फिर उसे वो एडमिशन डिटेल से पता चल जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट वहाँ पर आया है, और वो और कोई नहीं AQ खान होता है। देन वो AQ खान के बारे में सीधा मिस्टर शर्मा को बताता है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं रॉ एजेंट, उनको बताता है कि सर ये मुझे खबर मिली है, AQ खान यहाँ पे साइंटिस्ट आया है, मुझे यही लग रहा है, प्रोबेबिलिटी यही है, बाकी मुझे एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता। तो शर्मा उसकी जो आंकड़े हैं उनसे थोड़ा खुश नहीं होता, क्योंकि लोकेशन अभी तक भी नहीं पता चली है, और शर्मा हमेशा से ही तारिक के अगेंस्ट होता है, कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, और उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। जैसे ही तारिक दुकान से बाहर आ रहा होता है, उसे वहाँ पर नसरीन का फादर मिल जाता है। रात का टाइम होता है। नसरीन का फादर सीधा तारिक को पकड़ लेता है, कहता है तू क्या कर रहा है, मुझे पहले से ही तेरे पे शक था, मैंने तुझे एक बच्चे के साथ देखा है, तेरा किसी और के साथ चक्कर है, तू मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस तरीके से वो तारिक को बोलने लगता है। अब जब तारिक का फादर इन लॉ ये सब बोल रहा होता है, यही बात असलम उस्मानिया दूर से देख रहा होता है। तो असलम उस्मानिया को ये लगने लगता है कि तारिक पकड़ा गया, मतलब जो तारिक के फादर इन लॉ हैं उसे समझ में आ गया कि ये एक रॉ एजेंट है, बट बात कुछ और होती है। और इस चक्कर में असलम उस्मानिया तारिक के फादर इन लॉ को मार देता है। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इधर तारिक के फादर इन लॉ की मौत हो गई, खबर ये फैला दी जाती है कि कोई चोर रात में आया था और उनको मारकर चला गया। नसरीन भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। तारिक को ये सब पता होता है कि किसने मारा। वो सीधा असलम के पास पहुंचता है और बोलता है कि उन्हें ये सब नहीं पता था, उन्हें कुछ और पता था, तूने क्यों ओवर रिएक्ट किया और क्यों किसी बेगुनाह को मारा। वो उसको डांट रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर काजी साहब पहुँच जाते हैं। जब काजी साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो तारिक थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आप कौन। तब तो वो काजी साहब बताते हैं कि मैं पाकिस्तान में पिछले 9 सालों से खुफिया तरीके से रह रहा हूँ रॉ एजेंट के तौर पर। देन काजी साहब यानी कि जो थर्ड रॉ एजेंट होते हैं वो तारिक को बोलते हैं कि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढ पाएंगे। देन सारे डिसाइड करते हैं कि एज अ टीम होकर काम करते हैं। नेक्स्ट डे जब तारिक घर पहुंचता है नसरीन के मायके में, तो नसरीन के जो मामू होते हैं जिनकी शॉप पर तारिक काम करता है, वो बताते हैं कि नसरीन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है आजकल, जब से उसके फादर गए हैं। और कहीं ना कहीं तारिक अपने आप को दोषी मानता है क्योंकि उसकी वजह से उसके फादर जो एक्सपायर हो गए। देन मोमिन बातों ही बातों में बताते हैं कि हमारा बहुत ही बड़ा ऑर्डर जो है हाथ से निकल गया, 400 ड्रेसेस का ऑर्डर आया था और वो जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उसे मिल गया। देन तारिक कहता है 400 यूनिफॉर्म, कहते हैं हाँ 400 आर्मी यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर आया था। अब तारिक को यहीं से आता था कि इतनी सारी यूनिफॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ गई। देन नेक्स्ट डे नमाज़ पढ़ने जाता है तारिक मस्जिद में। वहीं पर वो कॉम्पिटिटर से मिलता है जो मोमिन अंकल का कॉम्पिटिटर होता है, और उसको पूछता है कि अरे वाह आपको तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। देन उससे बातों ही बातों में बातें निकलवा लेता है। वो कहता है हाँ जी बस इतने ही ऑर्डर मिला है, वही बना रहा हूँ मैं। एंड देन तारिक बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, अगर डिलीवरी वगैरह करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। देन वो बताता है कि डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, आर्मी का स्टाफ खुद वहाँ से आएगा, हमें बस बनाकर रखनी है और वो खुद ही यहाँ से जो है अपनी सारी वर्दियाँ लेकर जाएंगे। देन तारिक को पता चल जाता है कि आर्मी स्टाफ से खुद ही लोग आएंगे यूनिफॉर्म्स को लेने, तो अब कैसे न कैसे हमें उनके पीछे जाकर ही पता करना है कि कहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई गई है। देन सारे प्लान करते हैं रॉ एजेंट्स तीनों, और वो लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं पाकिस्तानी पुलिस के, और पुलिस की जीप लेकर सीधा उस ट्रक के आगे पहुंच जाते हैं जिस ट्रक में वो 400 यूनिफॉर्म्स होती हैं। और देन उन दोनों ऑफिसर्स को, ट्रक के ऑफिसर्स को उतारते हैं और उनसे जवाब सवाल करने लगते हैं कि क्या कर रहे हो, कहीं तुम शराब तो नहीं ले जा रहे हो, और इस तरीके से उनको डाइवर्ट करते हैं। और बातों ही बातों में यहाँ भी उनको बात पता चल जाती है, उनको धमकी देने लगते हैं कि तुम शराब नहीं ले जा सकते, तुम इलीगल वर्क नहीं कर सकते, डराते हैं धमकाते हैं।
एंड देन वो दोनों ऑफिसर्स बता देते हैं कि साहब हम तो यूनिफॉर्म ले जा रहे हैं, आप कार्टन खोलकर देख लीजिए। कार्टन खोलकर देखते हैं यूनिफॉर्म ही होती है। देन उन सबको लोकेशन पता चल जाती है कि कहूटा में न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अभी भी उनको पूरा कंफर्म नहीं है, बट उनको ये लोकेशन पर डाउट है। दूसरी तरफ इंडिया में ये खबर फैली हुई है कि इजराइल जो है क्वेटा पे, पाकिस्तान में एक जगह है क्वेटा, वहां पर मिसाइल दागने वाला है, क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि क्वेटा जगह पर पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है बना रहा है। लेकिन ये उनकी जो जगह है वो गलत होती है और इसी को अब तारिक को साबित करना है। अब तारिक जैसे ही शर्मा को बताता है कि वो वहां पर नहीं है, क्वेटा पे नहीं है, बल्कि दूसरी जगह पर है, तो शर्मा कहता है कि तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, और जब तक हम इजराइल वालों को सही प्रूफ नहीं देंगे वो भी हमारी बात नहीं मानेंगे। तो वो प्रूफ के लिए सीधा उस लोकेशन पर जाते हैं तीनों लोग। इधर इंडिया में तख्ता पलट हो चुका था सत्ता का। इंदिरा गांधी जो पीएम थी, उनकी जगह मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया गया था और मोरारजी देसाई ने सीधा काऊ को बोल दिया था कि जो भी तुम्हारा मिशन है पाकिस्तान में उसे अबॉर्ट कर दिया जाए, मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। बट मिस्टर काऊ ने क्या किया था, उन्होंने रिजाइन दे दिया था सीधा और अपना मिशन अबॉर्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी आर्मी का सत्ता आ गई थी, जो पीएम है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जनरल की सत्ता आ गई थी, यानी जो हेड होते हैं, जनरल चीफ होते हैं, उनको उन्होंने सत्ता संभाल ली थी। और उनका और मोरारजी देसाई का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था, दोनों आपस में बात करने लगे थे। मोरारजी देसाई भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है शेयर करने लगे थे। इधर तारिक और उसकी पूरी टीम को पता चल गया कि लोकेशन कहूटा में है, बट शर्मा को प्रूफ चाहिए ताकि वो आगे इजराइल को भेज सके। देन प्रूफ के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कहूटा में जाते हैं और वहाँ पर तारिक को समझ में आता है कि वो जो सारी शॉप्स थी उस एरिया में, एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ पे जितनी भी शॉप थी वो उसी दौरान आई थी जब वहाँ पे पूरी चीफ, आर्मी, सारे ऑफिसर्स वहाँ पर थे, उन्हीं के लिए वो शॉप्स वहाँ पर उसी टाइम पर आई थी। और तारिक को ये भी पता चला था कि एक ही नाई की दुकान है उस पूरे कस्बे में, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा उस नाई की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि कौन कौन बाल कटवाने आता है। अब वहाँ पे धीरे धीरे जो जर्नल्स होते हैं, जो मिलिट्री वाले होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो धीरे धीरे अपनी कटिंग वगैरह कराने आते हैं। तो लोग दोनों क्या प्लान बनाते हैं, तारिक तो अंदर बार्बर की शॉप पर बैठ जाता है और असलम और दूसरे जो काजी साहब हैं वो बाहर खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं तारिक के साइन का कि वो कोई हिंट दे और उन्हें फिर क्या एक्ट करना है। इधर बालों की कटिंग चल रही है एंड देन सीधा तारिक उन्हें इशारा दे देता है और वो लोग बाहर फाइट करने लगते हैं। असलम और काजी साहब बाहर फाइट कर रहे हैं। जब वो लोग बाहर फाइट करते हैं तो ऑडियंस, जितनी भी वहाँ पे लोग होते हैं, भीड़ होती है, उन सबका दिमाग उधर चला जाता है एंड देन इसी का फ़ायदा उठा के तारिक वहाँ से सारे बालों के सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर आ जाता है। जब वो सारे सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर आ जाता है, सीधा वो ट्रेन के थ्रू इंडिया भिजवाता है और यहाँ पे शर्मा को कॉल करता है कि इस ट्रेन के डब्बे में, इस बक्से में आपको ये बाल मिल जाएंगे, उनका सैंपल्स आप टेस्ट कीजिए, अगर उनमें यूरेनियम आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो ये प्रूफ हो जाता है कि यहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है। और ऐसा ही शर्मा करते हैं एंड देन तारिक बोलता भी है कि आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि इजराइल जो है मिसाइल दागने ही वाला है। तो जल्दी जल्दी ये सारा काम किया जाता है एंड एट लास्ट ये प्रूफ हो जाता है कि वहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है। बहुत ही कम टाइम होता है, इजराइल ने अपनी मिसाइल्स जो है स्टार्ट कर ही दी होती हैं, लॉन्च कर ही दी होती हैं, बट तभी फ़ोन कर दिया जाता है इंडिया के द्वारा एंड देन उन सारी मिसाइल्स को अबॉर्ट किया जाता है एंड देन एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। एंड देन जैसे ही उन्हें रिजल्ट पता चलता है, शर्मा भी तारिक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे कॉल करता है, तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम अपने फादर की तरह नहीं हो, तुम गद्दार नहीं हो, बल्कि तुम एक देश के बेटे हो और तुमने हमारे देश के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है और मैं हमेशा से याद रखूंगा तुम्हारा नाम और मेरे बच्चे भी आने वाले तुम्हारा नाम हमेशा याद रखेंगे। अब इधर मोरारजी देसाई को जैसे ही सारी टीम बताती है कि पाकिस्तान देखो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है इस जगह पर और आप बहुत पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तो मोरारजी देसाई सीधा जनरल को फ़ोन मिला देते हैं और जनरल को बता देते हैं कि मुझे प्रूफ मिल गया है कि तुम कहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, हमारे अगेंस्ट इस तरीके से क्या षड्यंत्र रच रहे हो। अब मोरारजी देसाई के इस कॉल का यहाँ के रॉ एजेंट्स पे जो पाकिस्तान में होते हैं उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जनरल सीधा पूरी अपनी कमेटी को ऑर्डर दे देते हैं कि जल्द से जल्द ढूंढो कि हमारे पाकिस्तान में कितने रॉ एजेंट्स रह रहे हैं और सीधा जैसे ही मिलते हैं उन्हें सीधा मार दिया जाए। अब पूरी टीम बिठाई जाती है, पहले तो सबसे पहले फ़ोन ट्रेस किए जाते हैं, फ़ोनों का हिसाब लगाया जाता है कि कितने फ़ोन कॉल जो है इंडिया में किए गए हैं और कहाँ कहाँ से किए गए हैं। तो सारे फ़ोन कॉल्स को जब डिटेक्ट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले असलम उस्मानिया पकड़ा जाता है। असलम उस्मानिया किसी तरीके से अपने पहुँचाने की कोशिश करता है बट वो कर नहीं पाता, उसके पास हथियार कम पड़ जाते हैं और पूरी फोर्स आती है और वो उसे मारकर चली जाती है। दूसरी तरफ तारिक को ये सब नहीं पता कि पाकिस्तान में ये अफरा तफरी मच चुकी है, वो तो अपना दुबई का पासपोर्ट बनाकर सीधा नसरीन को दुबई ले जाने की
तैयारी में होता है। नसरीन को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है और उसके बाद वो दुबई जाने वाले थे। फैमिली से मिलाने ले जाता है, तभी वो सोचता है कि मैं असलम को भी फ़ोन करके बता दूं, बट सारे फ़ोन जो हैं बंद होते हैं। उसको थोड़ा डाउट होता है कि फ़ोन क्यों बंद है, तो वो सीधा असलम के पास मिलने जाता है और जैसे ही वो उसकी शॉप पर पहुंचता है वहाँ देखता है कि वो मरा हुआ है। देन रास्ते में उसे काजी साहब मिलते हैं और काजी बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, अदरवाइज़ हम दोनों भी मारे जाएंगे। बट तारिक कहता है कि मैं नसरीन को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे उसको साथ ही जाना होगा। वो जल्दी से घर पहुँचता है, नसरीन को जल्दी जल्दी वहाँ से लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुँचता है। इधर काजी साहब के पीछे भी आर्मी है पाकिस्तान की, वो पड़ जाते हैं और तारिक साहब इसमें क्या करते हैं, खुद ही उन्होंने पेट्रोल फेंक दिया था गाड़ी के आगे और सीधा आग जलाते हैं और खुद ही उस आग में उन आर्मी ऑफिसर्स के साथ जल जाते हैं और वो भी मर जाते हैं। तारिक के बारे में जो आर्मी ऑफिसर्स को डायरेक्ट नहीं पता चलता, वो सीधा पहले मोमिन अंकल के पास पहुंचते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी दुकान से फ़ोन हुए हैं इतने सारे इंडिया को और डेली रात में हुए हैं, तुमने किस किस से बात की? तो मोमिन बताते हैं कि मैंने तो कोई भी बात नहीं की। तो बताओ तुम्हारी शॉप की चाबी किसके पास रहती थी? तो वो बता देते हैं कि तारिक के पास रहती थी। एंड देन उन्हें पता चलता है आर्मी ऑफिसर्स को कि तारिक सीधा दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट गया है। अब आर्मी ऑफिसर सीधा एयरपोर्ट पर निकल जाते हैं। चेकिंग वेकिंग चल रही है, वो नहीं मिल पाता। बहुत जल्दी करते हुए वो नसरीन को ले जा रहा होता है। नसरीन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे क्यों भगा रहे हो, ऐसा क्या हो गया है। एक तरफ तो तारिक डरा हुआ है क्योंकि उसे नसरीन को बचाना है और दूसरी तरफ उसे खुद भी नसरीन से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो अब उसके साथ अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहता है, बट लाइफ उसे अब मौका नहीं दे रही है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, पहले नसरीन को चेक इन पे पहुंचा देता है और नसरीन को कहता है ये तुम्हारे टिकट्स हैं और लड़कियों और लड़कों की लाइन अलग होगी, तुम सीधा चेक इन करने जाओ और दुबई में हम मिलेंगे। इधर तारिक को आर्मी ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं, तारिक को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, बट वो सरेंडर नहीं करता, लड़ता है अपनी आखिरी सांस तक और एंड में एयरपोर्ट पर ही मारा जाता है। दूसरी तरफ नसरीन दुबई पहुँच जाती है। दुबई पर जैसे ही वो लैंड होती है, कोई भी उसके पास नहीं होता, डर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर काओ पहुँचते हैं एक लेटर के साथ। जब वो लेटर वो पढ़ते हैं मिस्टर काओ, तब उस लेटर में सब कुछ लिखा होता है, वो अमनदीप सिंह का ही लेटर होता है जो उसने पहले लिखकर मिस्टर काओ को हैंड ओवर कर रखा था। मिस्टर काओ उसमें पढ़ते हैं कि वो एक अमनदीप सिंह हिंदुस्तानी था और उसने किस तरीके से अपने देश के लिए लड़ाई की है। वो अमनदीप उसमें ये भी लिखता है लेटर में कि नसरीन मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़े हैं और तुम अपनी लाइफ जो है अच्छे से व्यतीत कर सकती हो दुबई में। तो गाइज़ इस तरीके से स्टोरी का एंड हो जाता है, जो काफ़ी रियल बेस्ड स्टोरी है 1974 के टाइम की। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। इसी तरीके की बेस्ट स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।